नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, क्लास 6 की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है अमृता प्रथमो भागः, उसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था। इसी अध्ययन को जारी रखेंगे आज की कक्षा में। हमने प्राक कथन और पूर्ववाक पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे भूमिका। भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग भूमिका को नहीं पढ़ते हैं और जो सिलेबस में जो चैप्टर है उसका अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं, तो इससे एक जो कॉन्सेप्ट होता है वह नहीं बन पाता है। इसलिए मैं विद्यालय में भी और आपके समक्ष भी पुस्तक में जितनी भी बातें हैं सारी बातों का जिक्र करते हुए विषय वस्तु पर आऊँगा। आज भूमिका का अध्ययन करेंगे और देखिए, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो भूमिका बनाते हैं, मतलब नींव डालते हैं, और नींव जितना मजबूत होगा हमारा घर भी उतना ही मजबूत होता है। इसलिए नींव का अध्ययन, भूमिका का अध्ययन आवश्यक है। इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको स्वतः समझ में आने लगेगी। फिर भी मैं एक सरसरी निगाह इस पर डाल देता हूँ ताकि ये न लगे कि इसकी पढ़ाई नहीं हुई है। भूमिका। संस्कृत भाषा संसार की उपलब्ध और जीवित भाषाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीनतम है। आप जानते हैं सबसे प्राचीन भाषा है। जितने भी जीवित भाषा हैं, कुछ भाषाएं ऐसी भी है जो मृत हो गई है, परंतु जो भाषा चल रही है अब तक में, उसमें सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा ही, सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हमारा है, जो वैदिक संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। अपने हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में संस्कृत भाषा ने पर्याप्त संघर्ष किया है। भारत की अनेक अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को आत्मसात करके इसने समस्त भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व अपने साहित्य के द्वारा किया है। अपने संस्कृत में जो भारत की जितनी भाषाएं हैं, जो हमारे यहाँ की कल्चर है, सबका प्रतिनिधित्व करता है संस्कृत भाषा। भारत की अधिसंख्य भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, मैथिली आदि इसी से निकली है। इसलिए संस्कृत को भाषाओं की जननी कहते हैं, क्योंकि भारत की प्राय सभी भाषाएं, एक भाषा है दक्षिण में द्रविड़ भाषा, उसको छोड़ करके सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है। इसलिए भारत की भाषाओं की जननी कहा जाता है इसी संस्कृत भाषा को। दक्षिण भारत की भी भाषाओं ने इसकी शब्द संपदा को पर्याप्त रूप से आत्मसात किया है। शब्द संपदा को भारत में जितनी भी भाषाएं चल रही है, सब ने शब्द ग्रहण किया है संस्कृत भाषा से। इसलिए आप जब कभी दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो शब्द प्रचलित है, आपको लगेगा नहीं ये शब्द थोड़ा थोड़ा हमें जानता जरूर हो, मतलब उसका संस्कार हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम संस्कृत का अध्ययन किए हैं। इस प्रकार संस्कृत को प्राचीन काल से ही भारतीय स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इसलिए यह संस्कृत एक प्राचीन समय से ही लोकप्रिय भाषा रही है। भारतवर्ष की बहुभाषिकता को सर्वोत्तम कड़ी संस्कृत में ही मिलती है। बहुभाषिकता, देखिए हमारे देश में क्या है, बहुभाषिकता, लोग कई भाषा को बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं और उनका जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, संस्कृत बोल लेते हैं, और भी कई भाषा है जिसका लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। इसलिए बहुभाषिक देश है हमारा और हम लोग भी बहुभाषिक हैं। इस दृष्टि से संस्कृत का अध्ययन भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए अब इस पैराग्राफ में इस अनुच्छेद में यह बतलाया गया कि संस्कृत का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसका जब अध्ययन करेंगे आप तो ये सारी बातें आपके सामने स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि भाषाओं की जननी है, सभी संस्कृतियों का, भारत की सभी संस्कृतियों का यह प्रतिनिधित्व करती है। और आप देखेंगे कि यह प्राचीन काल से ही लोकप्रिय है। भारत विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं इसी से निकली है। बहुभाषिकता का जो जहाँ तक प्रश्न है तो लोग शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा का,
भले ही उसका रूप कुछ और हो, परंतु वह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। इस दृष्टि से संस्कृत की भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संस्कृति की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि और प्रसार में, भारतीय संस्कृति की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि, भारतीय जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, वह उत्तरोत्तर दिनों दिन आगे बढ़ी है। संस्कृत भाषा का ज्ञान और अध्ययन वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी सभी ने आवश्यक माना है। इसलिए जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रही है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में संस्कृत को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए इसके पठन पाठन में कहीं कोताही नहीं बरती गई है। जैसे अन्य भाषाओं का, अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन विद्यालयों में होता है, उसी तरह संस्कृत भाषा का भी अध्ययन विद्यालयों में होता है। इसके अध्ययन अध्यापन में कहीं शिथिलता की बात नहीं है। विद्यालय स्तर पर संस्कृत शिक्षण के रुचिकर रूप पर बल देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ईस्वी के आलोक में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार तथा बिहार राज्य की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों के विकास का कार्यक्रम बनाया गया है। इसलिए युग के अनुसार, दिन के अनुसार, समय के अनुसार जो सिलेबस होता है उसमें परिवर्तन अपेक्षित होता है। और इसी बात को 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्धारित की जा रही थी, तो उसमें यह अनुभव किया गया कि संस्कृत का जो विषय है और उसमें जो कंटेंट डाला जाएगा बच्चों के अध्ययन के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन अपरिहार्य है, परिवर्तन किया जाए। तो इसके लिए विचार विमर्श हुआ और जिसका परिणाम आपके सामने उपस्थित है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत भाषा शिक्षा विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 भागों में विकसित होने वाली नवीन पुस्तक श्रृंखला अमृता का विकास किया गया है। अमृता, आपको मैंने पिछले दिन में बतलाया था, जो बिहार सरकार 6ठी, 7वीं और 8वीं में, मतलब 6ठी से संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ करवाई है। तो इसमें जो प्रथम सीरीज है इसका अमृता, तो ये 6ठी, 7वीं और 8वीं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में चल रही है। भाग 3 के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और उच्च प्राथमिक स्तर जो 0 से 5 तक है, और उसके बाद 6 और 8 उच्च प्राथमिक स्तर है। फिर माध्यमिक स्तर है और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक स्तर है। इस तरह से हमारा एक जो अध्ययन अध्यापन का जो एक स्तर बटा हुआ है। अब आगे देखेंगे, इनमें नैतिक एवं शिक्षाप्रद मूल्यों से परिपूर्ण गद्य पद पाठों का समावेश किया गया है। इस पाठ्य पुस्तक को जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नैतिक और शिक्षाप्रद मूल्यों से परिपूर्ण है, और कुछ गद्य में है और कुछ पद्य में है। यह पाठ इसमें जो कंटेंट दिया गया है वह नैतिक और शिक्षाप्रद है। आप पढ़ेंगे, जो नीति की बात सुनेंगे, समझेंगे, शिक्षाप्रद है। अब तो आप जब आगे तैयारी करेंगे यूपीएससी वगैरह का, तो उसमें देखेंगे जो नैतिक शिक्षा अलग से ही है। अब बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन स्नातक करने के बाद जब लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ उसमें रखा गया है नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा देखेंगे हमारे सिलेबस में कक्षा 6 से ही चल रही है नैतिक शिक्षा। तो इसका अध्ययन जब हम अभी से कर लेंगे तो फिर आगे का जो है हमारा वो अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के स्वस्थ भाषिक मनोरंजन के लिए इनमें रुचिवर्धक, ज्ञानवर्धक तथा आकर्षक सामग्री का समावेश किया गया है। तो आपके लिए जो इसमें पाठ्य सामग्री है वह रुचिवर्धक है, ज्ञानवर्धक है, रुचिवर्धक है, तो स्वाभाविक है उसमें आपका इंटरेस्ट जगेगा, तो आप पढ़ेंगे और ज्ञान की वृद्धि आप में होगी। आकर्षक सामग्री भी है इसमें। सारी सामग्री, पाठ्य सामग्री जो है बहुत आकर्षक है, आपके मन को वह आकर्षित करेगी। इस पाठ्य पुस्तक के सभी भाग विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं में भारतीय संस्कृति की अमर स्रोतस्विनी संस्कृत भाषा के प्रति रुचि तो उत्पन्न करेंगे ही, साथ ही इस भाषा का प्रयोग करने की क्षमता भी दे सकेगी। भाषा का प्रयोग करें, भाषा का प्रयोग कैसे करें, बोल कर, लिख कर, और भी जो साधन है उसमें हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करें। जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी इसमें कंटेंट है, पाठ सामग्री है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस स्थिति में, उस स्थिति में हो जाएंगे कि आप संस्कृत भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लायक हो जाएं।
छात्र क्रमशः संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रति अपेक्षित कुशलता पा सकेंगे, ऐसा विश्वास है। जो हमारे पाठ्य पुस्तक समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने उनकी जो आशा है, उम्मीद है, ये जाहिर किया इसमें कि जब हम इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रति अपेक्षित कुशलता पा सकेंगे। जैसे हम अपनी मातृभाषा में अपेक्षित कुशलता पा लेते हैं, उसी तरह से संस्कृत भाषा में भी हम कुशल हो जाएंगे। इसी श्रृंखला का प्रथम पुष्प अमृता प्रथमो भाग छात्रों के लिए प्रस्तुत है। आपके लिए प्रस्तुत है अमृता प्रथमो भाग। इस पुस्तक के निर्माण में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच अंतःक्रिया प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो, जो क्रमशः संस्कृत में हो, और भी अच्छा। छात्रों में संस्कृत के सरल वाक्यों को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने में कुशलता प्राप्त हो, जो उनके जीवन में उपयोगी हो सके। ये लक्ष्य भी है, लक्ष्य रखा गया है। जो बच्चे पढ़ें तो सरल वाक्य का प्रयोग करना सीखें, बोलें, पढ़ें, लिखें। ये जो 4 टूल्स है उसका प्रयोग होने लगे। और भी बात है इसमें, जो शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया, कक्षा में जो शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है वो हो, मतलब या कैसे हो, तो प्रश्नोत्तर शैली में हो। बच्चे प्रश्न पूछे, शिक्षक उसका जवाब दें, और यह इसके लिए अपेक्षित है कि वह संस्कृत में ही ऐसा करें। संस्कृत में प्रश्न पूछें, संस्कृत में उसका समाधान हो, तो विषय वस्तु के प्रति, भाषा के प्रति जो एक कुतूहलता है, ज्ञानवर्धकता है, वह स्वतः आ जाएगी। विद्यालय स्तर पर संस्कृत की यह प्रथम पाठ्य पुस्तक है, इसलिए इसमें चित्रों के आधार पर संस्कृत के सरल शब्दों का ज्ञान देने का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, जब चित्रों के माध्यम से प्रारंभ में जब हम बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो सुबोध हो जाता है, आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में ये लक्ष्य रखा गया है कि यथासंभव चित्र का प्रयोग हो। और जब आप पाठ्य सामग्री को पढ़ेंगे, जब पेज पलटेंगे तो देखेंगे कि यथासंभव जहाँ तक हो सका चित्रों का प्रयोग किया गया है। किंतु शब्द स्वच्छंद नहीं, अपितु वाक्य में दिए गए। जैसे हम लोग नर्सरी वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ शब्द पढ़ते हैं, परंतु यहाँ जब पढ़ेंगे आप शब्द का वाक्यों में कैसे संयोजन किया गया है, वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है, ये देखेंगे। क्योंकि आपका जो लेवल है वो नर्सरी के बच्चों की तरह नहीं, आप उससे बहुत ऊपर है, कक्षा 6 में है, तो आपको वाक्य प्रयोग करना आना चाहिए। कई पाठों में दैनिक उपयोग के छात्रों और क्रियाओं का परिचय देने के अतिरिक्त संख्यावाचक शब्दों को भी प्रस्तुत किया गया है। संख्यावाचक शब्द आप जानते ही हैं या गणित पढ़े होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से 9 तक जो अंक है, और इसी से अंकों का निर्माण होता है। और आप जानेंगे कि यह हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि ये जो अंक है वह भारत में जन्म लिया है, भारत में इसका सृजन हुआ है, और यहीं से पूरे विश्व में संख्या पद्धति फैली है। ये भी आवश्यक होगा, जब हम पढ़ेंगे तो आवश्यक है, जो ये सब चीज़ जानना चाहिए हम लोगों को। पाठों का चयन इस प्रकार किया गया है कि छात्र उनमें रुचि ले सके। पहले ही कहा, जो आपकी रुचि के लिए इसमें पाठ्य सामग्री है। प्राचीन कथाओं में एक सस सिंह कथा, खरगोश, सस मतलब खरगोश और सिंह की कहानी। आजकल आप देखेंगे जो यूट्यूब पर मुगली की कहानी बहुत चलती है, तो उसमें जंगल की कहानी है, और जंगल की कहानी जंगल की कहानी के प्रति बच्चों का सहज आकर्षण होता है। इसलिए इस पुस्तक में भी ऐसा प्रयास किया गया है कि जंगल की कहानी, जंगली जानवरों की कहानी के माध्यम से आपको ज्ञान प्रदान किया जाए। कुछ सुभाषित और नीति श्लोक के पाठ हैं जिनका दैनिक जीवन में सदा उपयोग होता होगा। आपके दैनिक जीवन में जो उपयोग होने बात है, क्या जो सुभाषित और नीति श्लोक, उसमें जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो अच्छी अच्छी उक्तियों का संस्कृत भाषा के माध्यम से बतलाने का प्रयास किए हैं, तो उसे याद रखना चाहिए। और जब भी हम उपयोग हो उसका, जब भी ज़रूरत पड़े उसका हम उपयोग कर लें।
आगे देखिए, अन्य पाठ छात्र के आसपास के परिवेश से जुड़े हुए हैं जो पढ़ने वालों को अत्यंत रुचिकर लगेंगे, जैसे मम परिवार, जलमेव जीवनम, खेल क्षेत्रम, सामाजिकम समत्वम, गंगा नदी। अब देखिए, मम परिवार के संबंध में पढ़ना कौन बच्चा नहीं चाहेगा। जलमेव जीवनम, जल के संबंध में कौन बच्चा जानना नहीं चाहेगा। इसी तरह से खेल क्षेत्र है, सामाजिक समत्व है, गंगा नदी है, इसके बारे में सभी बच्चे जानना चाहते हैं। कौतूहलता का विषय होता है, तो इससे उसका ज्ञानवर्धन होगा और इंटरेस्ट, रुचि जगेगा। कुल मिलाकर यह प्रारंभिक संस्कृत पाठ्यपुस्तक संस्कृत के अध्येताओं और अध्यापकों के लिए भार रूप नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मतलब यह जो पाठ्य सामग्री है आपके ऊपर भार न हो, बोझ न हो, ऐसा प्रयास किया गया है। बच्चों, इसमें कुल 12 पाठ हैं और प्रत्येक पाठ के अंत में इससे संबद्ध अधिकाधिक शब्दों के अर्थ, आवश्यक व्याकरण, मौखिक और लिखित अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अब ताकि आप परीक्षाओं में आसानी से कर जाएं, आसानी से प्रश्नों का समाधान दे सकें और पाठ्य पुस्तक आपको सहजता से समझ में आ सके, इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। इनके द्वारा कक्षा में छात्रों को निरंतर सक्रिय रखा जा सकता है। देखिए, जब आप कक्षा में जाएंगे और 30 मिनट या 35 मिनट जितने देर का भी क्लास चल रही है, उसमें जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे तो आपको विषय वस्तु जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। आप जब सक्रिय रहेंगे तभी आपको विषय वस्तु समझ में आएगी। तो इस पुस्तक में जो पाठ्य सामग्री है उसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि बच्चे पूरे क्लास के दरमियान, पूरे कक्षा के दरमियान सक्रिय रहे, सक्रिय भूमिका में रहे। पुस्तक के अंत में प्रमुख शब्दों और धातुओं के रूप दिए गए हैं जिनका उद्देश्य समय समय पर उन्हें बार बार देखना तथा उपयोग करना है। शब्द रूप और धातु रूप के बिना संस्कृत भाषा आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए जब पाठ्य पुस्तक के अंत में देखेंगे तो अनुक्रमिका दी गई है और इसमें शब्द रूप और धातु रूप को पिरोया गया है, ताकि बार बार आपको व्याकरण की जो अलग से बुक किताब चलती है वो देखना न पड़े। आप जब भी ज़रूरत पड़े आप पलट करके देख लीजिए, आपको विषय वस्तु सहजता से समझ में आते चले जाएगी। उन्हें कंठस्थ करना हमारा लक्ष्य नहीं है। देखिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कंठस्थीकरण पर अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है। बच्चे कॉन्सेप्ट ग्रहण करें, इस पर अधिक बल दिया जा रहा है, परंतु कुछ बात ऐसी है जो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। जैसे कुछ सुभाषित, नीति श्लोक के श्लोक वगैरह हैं, इसे आपको याद करना ही चाहिए। इस पुस्तक श्रृंखला के प्रथम भाग में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आइए इसका हम एक झलक देख लेते हैं। पहला है संस्कृत शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, जैसे जो शब्द है उसका उच्चारण कैसे हो, उच्चारण पद्धति सीखेंगे। आप जब कक्षा में जाते हैं या आप जब इस चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी मैं बताऊँगा जो किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए। प्रश्नोत्तर माध्यम से शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया, शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होगी वह प्रश्नोत्तर शैली में होगी और वह भी प्रश्नोत्तर शैली में कोशिश ये होगी कि संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हो। भाषिक तत्वों के प्रयोग की क्षमता, ये देखिए, ये भाषिक तत्व 4 हैं। क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका प्रयोग हो, अधिक से अधिक इसका प्रयोग हो, इसका प्रयास किया गया है। संस्कृत की वर्तनी को शुद्ध रूप में जानने और लिखने की क्षमता। संस्कृत जब हम लिखते हैं तो वो अशुद्ध न लिखें, इसका प्रयास किया गया है, इसलिए वर्तनी पर अधिक फोकस, अधिक ध्यान दिया गया है। प्रत्येक पाठ में शब्दार्थ का परिचय, शब्द और अर्थ जब हम देखेंगे, हर एक पाठ के अंत में शब्दार्थ है। शब्दार्थ पढ़ेंगे तो हमारा वोकेबलरी वो बढ़ेगा और जैसे ये शब्दार्थ बढ़ता है तो हम जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं विभिन्न अर्थों में। प्रत्येक पाठ में अपने आसपास के परिवेश का परिचय दिया गया है। हम जहाँ रहते हैं तो हमारा परिवेश, हमें अपने परिवेश के बारे में जानकारी
होनी चाहिए। और इस सामग्री में, इस पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है उसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, देखिए आज पर्यावरण चेंज हो रहा है, बहुत सारी, जब पर्यावरण चेंज होने से बहुत सारी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। और इस पुस्तक में ऐसा प्रयास किया गया है कि बच्चे पर्यावरण के प्रति अभी से जागरूक हो जाए। फिर पाठों के अनुरूप चित्रों का संयोजन, जैसा कि पहले ही बतलाया गया है, जो पाठ है उसमें जो चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। फिर आप आगे देखेंगे शिक्षक की भूमिका के संबंध में है, जो शिक्षकों के लिए है। अब शिक्षक तो खुद इसे पढ़ेंगे और वो वाकिफ हो जाएंगे जो आपसे क्या अपेक्षा है पाठ्य पुस्तक समिति को और शिक्षक को भी। जो शिक्षक की भूमिका जो निर्धारित की गई है उसका उन्हें आभास होना चाहिए, उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए और बच्चों के विकास में जहाँ तक संभव हो अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे हम विषय अनुक्रमिका को देखेंगे। इसमें अभी जैसे बतलाया था जो 12 अध्याय हैं, प्रार्थना, सरल पद परिचय, संख्या ज्ञानम, क्रियापद परिचय, मम परिवार, सुभाषितानि, सत्सिंह कथा, जलमेव जीवनम, खेल क्षेत्रम, सामाजिकम समत्वम, गंगा नदी, नीति श्लोका। और अंत में व्याकरण है, इसमें शब्द रूप और धातु रूप है, आवश्यक शब्दकोश है, क्रियाकोश है। ये आपका पाठ्य सामग्री है। और फिर जब पेज पलटेंगे तो एक मिलेगा मिशन मानव विकास। मानव का विकास हो, इसके लिए एक मिशन बनाया गया है और इसी मिशन में 14 बातें कही गई है। इस 14 बातों का आप अध्ययन करेंगे और जब अध्ययन करने के बाद आप देखेंगे जो कैसे देश के बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य आगे बढ़े, इसका प्रयास इसमें किया गया है। फिर बच्चों आज के क्लास यहीं तक, फिर हम अगले दिन हाजिर होंगे। आपका जो पहला चैप्टर है प्रथमा पाठा प्रार्थना, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।